साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। कुछ प्रश्न भी आए थे इस बारे में कि आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो सूची है वो कैसे तैयार हुई, इसके बारे में बताएं। फेसबुक पर भी लोगों ने प्रश्न किया था और वीडियो में भी काफ़ी कमेंट्स आए थे। खास करके जो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं प्रमाण पत्र के बारे में, इसमें भी कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची तैयार करने के बारे में बताइए कि किस प्रकार किया गया। तो आज पूरे रिसर्च के साथ में हम लोग आपके सामने आ रहे हैं। हमारी पूरी टीम ने इस पर रिसर्च किया है कि ये कैसे SC/ST की जो सूची है वो बनाई गई और किस प्रकार से, कौन से प्रश्न थे, कौन से मापदंड थे, कौन सी कसौटियां थी जिस पर इनको कसा गया और ये जो लिस्ट है वो तैयार हुई। तो आज पूरे डिटेल में आज हम इस पर बातचीत करेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा से बड़ा हो, लेकिन निवेदन ये है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब आप पूरा देखेंगे तभी इसको पूरी तरीके से समझ पाएंगे। उस समय की हम परिस्थिति की बात करेंगे, उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति क्या थी अंग्रेजों के ज़माने में, जिस समय इस सूची को तैयार करने की ज़रूरत पड़ी और क्या ऐसे मजबूरी आ गई थी जनगणना कमिश्नर को, जो कि इस सूची को तैयार करने के लिए उनको बाध्य होना पड़ा। तो काफ़ी डिटेल में इस बात को मैं आज बताने वाला हूं, तो आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें। पहला निवेदन है। दूसरा निवेदन है कि आप जो है कुछ प्रोडक्ट इसमें बिक्री के लिए आपके स्क्रीन पर आएंगे, तो इन प्रोडक्ट को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इनको परचेस कीजिए, ताकि थोड़ा बहुत कमीशन जो है वो डीएमए इंडिया को मिल सके, क्योंकि डीएमए इंडिया को बचाए रखना, उसको रन करना बहुत ज़रूरी है। बिना आपके सहयोग से ये संभव नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि जो SC/ST जो लोग हैं उनके पूर्वज कैसे थे, किस प्रकार से रहते थे, तभी उनको इस सूची में अभी शामिल किया गया है, ये जानकारी उनको मिल सके। तो बस देर न करते हुए अब मैं इस वीडियो को और इसकी जानकारी को स्टार्ट करता हूं। तो SC/ST की सूची के तैयार करने की कहानी। आज यह विषय लोगों के लिए कौतूहल और जिज्ञासा का कारण बना हुआ है कि SC/ST की जो लिस्ट है उसका निर्माण कैसे हुआ। बहुत सारे लोगों को यह मालूम नहीं है कि सूची के निर्माण करने में कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे और किन लोगों ने और किस कारण SC/ST की सूची बनाई थी। तो आज हम आपको बताएंगे कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की सूची कैसे बनाई गई। तो ये कहानी जो है ये तब से चालू होती है जब से भारत में ब्रिटिश काल के दौरान जनगणना की शुरुआत हुई, यानी कि 1870 से ये कहानी शुरू होती है। और ये कैसे होती है ये मैं आपको बता रहा हूं। पहले एक किताब है धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ, जो मुद्राक्षस ने उस किताब को लिखा है उन्होंने। तो उसका पृष्ठ क्रमांक 12 में वो लिखते हैं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए और इसको जानने की कोशिश कीजिए। उसमें वो लिखते हैं कि यह देखा जाना चाहिए था कि भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना हो जाने के बाद जब जनगणना शुरू हुई तो अंग्रेज अधिकारी ने ईसाई और मुसलमान को छोड़कर सारे भारतीयों को, यानी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समेत आदिवासी, कामगार, शिल्पी, शासक सभी हो, उसको जो है हिंदू लिखना चाहा था। उस वक्त सारे ब्राह्मणों ने प्रतिवाद किया था कि जनगणना में सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही हिंदू लिखवाएं। 20वीं सदी के शुरू में बरतानवी प्रभाव में भारत में कुछ लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया शुरू हुई। भारत में जब तक ब्राह्मणों के प्रभुत्व में चलने वाले राजाओं का शासन था, राजाओं के तंत्र में कौन क्या और कहां लिख रहा है इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं थी। वे बराबर अंग्रेज सरकार पर यह दबाव डालते रहे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को छोड़कर जनगणना में किसी को भी हिंदू ना लिखा जाए। सन 1911 की जनगणना में
पहली बार ब्राह्मण नेताओं ने अंग्रेज सरकार पर दबाव डाला कि सभी कायस्थ पिछड़े आदिवासी हिंदू लिखे जाएं। भारतीय इतिहास की एक छोटी सी घटना, संस्कृति के इतिहास में यह मामूली सा दिखने वाला हेरफेर इस देश की ऐतिहासिक वास्तविकता को ध्वस्त करने में कामयाब हो गया, ये मुद्रा राक्षस लिखते हैं। इसका बृहद असर यह पड़ा कि यहीं से SC/ST की सूची बनने की शुरुआत हो गई। डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब अछूत कौन और कैसे में पृष्ठ क्रमांक 51 पर वो लिखते हैं कि 1870 से आगे प्रति 10 वर्ष जनगणना कमिश्नर द्वारा जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित होती आ रही है। इसमें भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध ना होने वाली अमूल्य जानकारी पाई जाती है। 1910 से पहले जनगणना कमिश्नर द्वारा जनसंख्या का लेखा जोखा धर्म अनुसार होता था, जैसा कि मैंने पहले धर्म ग्रंथों की पुनर्पाठ किताब के रेफरेंस में आपको बताया। 1910 की जनसंख्या रिपोर्ट में पुरानी परंपरा को छोड़कर नई बात अपनाई गई। पहली बार मुस्लिम, सिख, ईसाई को छोड़कर शेष भारतीयों को, जिन्हें पूर्व में हिंदू माना जाकर गणना की जाती थी, 3 विभिन्न वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग हिंदू, जिसमें वो तीनों जातियां जो है उच्च जातियां आती थी, प्रकृति पूजक आदिवासी दूसरा, और तीसरा अछूत। प्रश्न यह है कि ऐसी कौन सी मजबूरी जनगणना कमिश्नर के समक्ष थी कि उन्हें भारतीयों को 3 विभिन्न वर्गों में बांटकर जनगणना करवानी पड़ी। ये जनगणना क्यों करवानी पड़ी, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसमें जो ब्राह्मणों का दबाव था वो, और दूसरा ये मुसलमानों का दबाव, जिसको मैं अभी आपको बता रहा हूं। इस प्रश्न का जवाब इस मानपत्र में के अध्ययन में मिलता है। 1906 में मुसलमानों ने आगा खान के नेतृत्व में उस समय के वाइसराय लॉर्ड मिंटो को जो एक पत्र प्रस्तुत किया। इस मानपत्र में मुसलमानों ने अपने लिए धाराओं, सभाओं, कार्यकारिणी तथा सरकारी नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि 1901 में की गई जनगणना के अनुसार मुसलमान 6 करोड़ 20 लाख से ज्यादा हैं, अर्थात भारतीय प्रजा का लगभग चौथा हिस्सा मुसलमान है। यदि प्रकृति पूजक और दूसरे छोटे मोटे धर्मावलंबियों को छोड़ दें तो वास्तव में हिंदू ना होने पर भी हिंदू जो गिने जाते हैं उन्हें बाहर कर दिया जाए तो हिंदुओं की संख्या की तुलना में मुसलमानों का अनुपात बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि आप जो जिनको सबको मिला के लिख रहे हैं उनको ना लिखेंगे तो हिंदुओं की संख्या जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए हम यह निवेदन करते हैं कि और निवेदन करना उचित समझते हैं कि प्रतिनिधित्व की किसी भी विस्तृत अथवा संकुचित पद्धति में एक ऐसी जाति जिसकी जनसंख्या रूस को छोड़कर किसी भी प्रथम दर्जे की यूरोपीय शक्ति की जनसंख्या से अधिक है, उचित तौर पर यह मांग कर सकती है कि उसे राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो। यह आगा खान ने कहा इस बात को, यानी कि आगा खान इस मानपत्र में इस बात को जोर देते हैं कि परंपरागत जनगणना में शेष भारतीयों को हिंदू गिना जाता है, जो कि उचित नहीं है। केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ही हिंदू गिना जाए, ये कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूं, और यही बात जो है ब्राह्मण भी कह रहे हैं। गौरतलब यह है कि भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना हो जाने के बाद जब जनगणना के दौरान ईसाई तथा मुसलमानों को छोड़कर सारे भारतीयों को हिंदू लिखा जाना को ब्राह्मणों ने प्रतिवाद किया कि जनगणना में सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ही हिंदू लिखवाएं। ब्राह्मणों और मुसलमानों के इस आग्रह के परिणाम स्वरूप जनगणना कमिश्नर ने वर्गीकरण की एक नई पद्धति जारी की। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, जिसमें मुस्लिम, ईसाई तथा हिंदू, जो कि 100% हिंदू है एक, दूसरा जो 100% हिंदू नहीं है 2, ये 2 गिनती अलग से करवाई गई। बाकी जो शेष जो बच रहे थे,
जो बाकी को भी हिंदू मान करके शेष जो बाकी हिंदू बच रहे थे, तो उनको गिनने के लिए एक अलग पद्धति को अपनाया गया। उनके पहचान के लिए कमिश्नर ने एक विशेष कसौटियां यानी प्रश्नावली जो है वो निर्धारित की। ये कसौटियां जनगणना कर्मचारियों को अनुसूचित जाति जनजाति की सूची के निर्धारण में निर्णायक रूप से सहायक थी। इन 10 कसौटियों को प्रिंट करके जनगणना करने वाले कर्मचारियों को उस वक्त बांटा गया। वह प्रश्न पूछते और उस हिसाब से तय करते कि कौन किस वर्ग में आएगा। ये कसौटियां निम्न प्रकार थी। इस कसौटी को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी कसौटी ने यह तय किया कि कौन व्यक्ति SC/ST में आएगा। पहला है, ब्राह्मणों की प्रधानता नहीं मानते, जो लोग ब्राह्मणों की प्रधानता को नहीं मानते। दूसरा है, जो किसी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी माने हुए हिंदू गुरु से मंत्र नहीं लेते। तीसरा, जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते। चौथा, जो हिंदू देवी देवताओं को नहीं पूजते। पांचवा, जिनका अच्छे ब्राह्मण पुरोहित नहीं करते। छठवां, जो कोई ब्राह्मण पुरोहित नहीं रखते। सातवां, जो हिंदू मंदिर के भीतर नहीं जा सकते। आठवां, जो अछूत हैं अथवा निर्धारित सीमा के भीतर आ जाने से अपवित्रता का कारण होते हैं। नौवां है, जो अपने मुर्दों को गाड़ते हैं। और 10वां है, जो गोमांस खाते हैं और गाय का किसी भी प्रकार से आदर नहीं करते हैं। ये डॉक्टर अम्बेडकर की किताब अछूत कौन और कैसे के पृष्ठ क्रमांक 52 पर यह लिखा हुआ है। आप वहां जाकर के देख सकते हैं और स्क्रीन में भी आप उस किताब का जो है स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। ये तमाम कसौटियां ऐसी हैं जो हिंदुओं से अछूतों और आदिवासियों को अलग करती है। इस प्रकार इन्हीं आधारों पर जनगणना कराई गई। तत्पश्चात जातियों की जो सूची तैयार हुई, वही सूची SC/ST की सूची कहलाई। इस 1910 की जनगणना के बाद हिंदुओं की संख्या अल्पसंख्यक हो गई। भारत में बर्तानवी प्रभाव में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया शुरू होने लगी। अब इस समय लगा कि जनसंख्या बढ़नी चाहिए, तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की बात होने लगी। तो पहली बार जो सवर्ण नेता थे हिंदुओं के, उन्होंने अंग्रेज पर यह दबाव डाला कि सभी पिछड़े जो हैं और आदिवासी और दलित वे हिंदू लिखे जाएं। बाद की जनगणना में सभी हिंदू लिखे जाने लगे। इन कसौटियों से पता चलता है कि कौन लोग इसमें से दलित होंगे यानी अछूत होंगे और कौन लोग आदिवासी होंगे। कसौटी क्रमांक 2, 5, 6, 7, 8 और 10 को 10 जो है वो अछूतों को निर्धारित करती है तथा कसौटी क्रमांक 2, 3, 4, 6, 9 आदिवासियों को निर्धारित करती है। इसमें से कुछ प्रश्न दोनों के लिए एक जैसे हैं। उस समय जितने भी अछूत यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन्हें इन्हीं प्रश्नावली के आधार पर SC और ST में निर्धारित किया गया। लेकिन आज अगर इन्हीं कसौटियों के आधार पर इन्हीं SC/ST का निर्धारण करने की कोशिश की जाएगी तो बहुत कम ऐसी जातियां बचेगी जिन्हें अछूत या आदिवासी माना जाएगा, क्योंकि इन जातियों ने अपनी मूल जो संस्कृति थी, इनकी जो पूजा पाठ की संस्कृति थी, जो उनके रिचुअल्स थे, उसको एक प्रकार से इन्होंने मिटा दिया है। 1950 में भारत सरकार ने जिन SC/ST की सूची को अधिसूचित किया था, ये सूची जो है इसी मापदंडों के आधार पर बनाई गई थी। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की पहचान किस प्रकार से की जाती है। अभी जो नई जो जातियां जुड़ी जा रही हैं तो उनको किस प्रकार से कौन सी कसौटियों से कसा जाता है, इसको थोड़ा सा जान लें। पहले मैं आपको बताऊंगा कि शेड्यूल कास्ट जो है यानी अनुसूचित जाति की जो सूची है, उसमें किसी जाति को जोड़ना होगा तो किन मापदंडों का प्रयोग किया जाएगा। 4-5 मापदंड है, मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊंगा, फिर आदिवासी जाति के बारे में बताऊंगा कि उनमें क्या मापदंड है। तो सबसे पहला है सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन, माने कोई भी जाति का उसका सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन देखा जाता है और वो कितनी पिछड़ी है ये देखा जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि ये जातियां जो है
खास तौर पर शिक्षा के आधार पर इसका पिछड़ापन कितना है, माने पूरी टोटल जातियों में उनका जो शिक्षा का स्तर है वो क्या है, ये देखा जाता है। इसी प्रकार हम इसमें यह भी पाते हैं कि जो तीसरा जो बिंदु है वो ये है कि सांस्कृतिक और धार्मिक पिछड़ापन कितना है, माने कल्चरली वो जो जाति है वो कितनी बैकवर्ड है, कितनी पिछड़ी है, और धार्मिक रूप से उसका पिछड़ापन कितना है, धर्म में कितनी स्वीकृति है, और धार्मिक किताबों में उनके बारे में क्या लिखा गया है, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। और चौथा ये बहुत इंपॉर्टेंट है दलित जातियों का निर्धारण में कि उनका ऐतिहासिक पिछड़ापन देखा जाता है कि इतिहास में उनको कितना शोषण उनके साथ किया गया और किस प्रकार से उनका दमन हुआ और कैसे दमन हुआ, ये सारी चीज़ों को उसमें लिया जाता है। पांचवा जो है वो अनटचेबिलिटी को लिया गया है, माने अस्पृश्यता, कि वो कितनी अछूतपन का कैसे शिकार है वो जातियां, मंदिरों में प्रवेश के मामले में, सार्वजनिक स्थलों के प्रवेश के मामले में वो छूत छात की कितनी शिकार होती है, इसको यहाँ पर देखा जाता है। छठवां है ये सारे चीजों को ओवरलैप करके ओवर रूल्ड करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है वो सिफारिश करती हैं, इस आधार पर भी SC/ST की सूची में जो है जातियां जोड़ी जाती हैं और जातियों को घटाया जाता है। तो ये एक कॉमन प्रक्रिया है। शेड्यूल कास्ट में जो आ गई जातियां हमेशा शेड्यूल कास्ट में रहेगी ऐसा नहीं है, कुछ जातियां जुड़ती है, कुछ जातियां घटती भी। अब हम बता रहे हैं आपको कि शेड्यूल ट्राइब में क्या होता है। तो शेड्यूल ट्राइब में प्राचीनता और आदम्यता को देखा जाता है कि वो कितनी प्राचीन और पुरानी जाति है और कहाँ पर वो रह निवास कर रही है। दूसरा उनका देखा जाता है कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन कितना है ना, और वो आर्थिक रूप से कितनी पिछड़ी हुई है, ये सारी चीजों को देखा जाता है। उसके बाद तीसरा जो है शैक्षणिक पिछड़ापन देखा जाता है, जो कि ST और SC में भी ये दोनों चीजें देखी जाती थी कि पिछले बार मैंने बताया कि वो शैक्षणिक पिछड़ापन देखा जाता है, और सांस्कृतिक और धार्मिक पिछड़ापन भी देखा जाता है, जो कि चौथा पॉइंट है। ये भी SC की सूची को निर्धारण करने में भी इसको मापदंड के रूप में अपनाया जाता है और इसमें भी ST में भी अपनाया जाता है। पांचवा है भौगोलिक अलगाव। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। शेड्यूल ट्राइब की जातियों को और उसके निर्धारण करने के लिए उसका भौगोलिक अलगाव है, किस प्रकार से वो सेपरेट है बाकी जातियों से, बाकी जो मेन स्ट्रीम की जो मानव सभ्यता है उससे वो कैसे अलग है भौगोलिक रूप से, और वो जंगलों में बाहर और काफ़ी दूरस्थ एरिया में निवास करती है। ये सब चीज़ें उसमें देखी जाती है। और छठवां जो है ये भी कॉमन है, वो ये है कि इन सारी चीज़ों को ओवररूल करके भी केंद्र सरकार राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर शेड्यूल ट्राइब की सूची में किसी जाति को जोड़ा या घटाया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के समय में अनुसूचित जाति और जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में कौन सी जाति को जोड़ना है और कौन सी जाति को हटाना है, ये उसकी राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति तय करती है। मतलब यह है कि अगर कोई आंदोलन कर रही है कोई जाति तो उसको जोड़ दिया जाए, कोई रेल रोक सकती है तो जोड़ दी जाए। हालांकि जो मजबूत है वो जाति को तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है ना। जो जाति मांग भी नहीं कर पा रही है उसको अधिकार देना है, संविधान यही चाहता है। तो काश ऐसा होता कि इन जो सारे मापदंड हैं, जो ब्रिटिश काल के मापदंड हैं, जो आज़ादी के बाद जो मापदंड बनाए गए हैं, काश इन मापदंडों का प्रयोग करके जातियों को आज भी जोड़ा जाता और घटाया जाता। तो बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो कि पिछड़ी जातियां हैं, जो कि जिनको अधिकार अभी तक नहीं मिल पाया है, उनको इसका लाभ होता। तो मेरा ख्याल है कि इस वीडियो में आप पूरे डिटेल में जान पाए होंगे कि ये जातियों की सूची कैसे बनी, कौन सी परिस्थितियां थी और सूची बनाने की जरूरत क्या थी। सारे प्रश्नों का आपको खुलासा मिल गया होगा। फिर भी कुछ प्रश्न अगर आपके मन में होंगे तो मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उस पर भी लेकर के भविष्य में बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम। फिर मिलते हैं आगे किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए फिर से एक बार सादर नमस्कार।